हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, डीएसएसपी दास ग्रेड 4 का एग्ज़ाम, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, जो अनऑफिशियली एक तरीके से अक्टूबर के अंदर शेड्यूल है, तो उसी को देखते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, जिसमें एक प्रैक्टिस सेट हम लोग इंग्लिश का कवर कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड, जो कि हमारा रहेगा जीके का, जिसके अंदर जीके कह लो या जीएस कह लो या जनरल अवेयरनेस कह लो, बात एक ही है। तो उसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और जैसे पहले हमने एक टारगेट रखा था, इसमें भी हम लोग एक टारगेट रखते हैं, 100 व्यूज़ का टारगेट रखते हैं हम। जैसे ही आप लोग इसको 100 व्यूज़ पार कर देंगे, तभी मैं आप लोगों के लिए नए प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा। तो बस दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखो, इसके अंदर प्रीवियस ईयर रिपीटेड है, यानी कि इसके अंदर आप लोगों को प्रीवियस ईयर ही देखने को मिलेंगे केवल। कोई भी क्वेश्चन इसमें अलग से मैंने नहीं डाला है आप लोगों के लिए। जितने प्रीवियस ईयर हैं वो सारे ही आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाएंगे। एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं है। और बाकी इसमें कुछ क्वेश्चन आप लोगों को मॉडरेट लेवल के देखने को मिलेंगे। मॉडरेट टू टफर साइड कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मॉडरेट टू टफर मैंने बोला डीएसएसपी के भी आप पे, यानी कि डीएसएसपी में उस टाइप के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं वो चीज़ें आप लोगों की एक तरीके से रैंक बनाएगी। ठीक है, यानी कि जो सब कर रहे हैं वो तो आप लोग करोगे ही, लेकिन जो सब नहीं कर रहे, अगर उस क्वेश्चन को भी आप लोग करके जाओगे, तो आप लोगों की जो शिफ्ट में जो आप लोगों का जो एक तरीके से परसेंटाइल होगा ना, वो बहुत ऊपर जाएगा, जो आप लोगों की रैंक को एनहेंस करेगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज ऑल्सो नोन एज व्हाट। बताइए, स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या कहते हैं। कलर चेंज में कर लेता हूँ, ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन इसको लेते हैं आज। बताइए, स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या बोलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको बता देंगे। क्या बोलते हैं? एस्ट्रियोबायोलॉजी बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, किधर गया, कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, जियोलॉजी बोलते हैं, या सिस्मोलॉजी बोलते हैं। देखो, ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश किया करो। जैसे सिस्मोलॉजी है, सिस्मोलॉजी आपका अर्थक्वेक से संबंधित है। जियोलॉजी का इससे कुछ लेना देना है नहीं। एस्ट्रोबायोलॉजी कुछ होता ही नहीं है। तो सही ऑप्शन इसमें रहेगा आप लोगों का, स्टडी ऑफ यूनिवर्स को बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। विच प्लानट हैज़ द शॉर्टेस्ट रिवॉल्यूशन पीरियड। तो सबसे शॉर्टेस्ट जो रिवॉल्यूशन जो टाइम लेता है घूमने में, सन के चारों तरफ इस तरीके से रिवॉल्व करने में, जो सबसे कम जो समय लेता है, वो कौन सा प्लानट लेता है? मार्स लेता है, मरकरी लेता है, अर्थ लेता है, वीनस लेता है। देखो, रिवॉल्यूशन और रोटेशन में अंतर होता है बहुत ज़्यादा। रेवोल्यूशन और रोटेशन में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। रेवोल्यूशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ के अराउंड मूव करते हो, किसी चीज़ के जब आप अराउंड मूव करते हो, वो आप लोगों का रेवोल्यूशन होता है। और अपने एक्सेस पर आप लोग मूव कर रहे हैं, तो वो आप लोगों का होता है जी रोटेशन। ठीक है, अब बताइए, सबसे जो शॉर्ट, जो सबसे कम जो समय लेता है, वो लेता है आप लोगों का बुध ग्रह, मरकरी। थोड़ा सा आप लोग आइडिया भी लगा सकते थे, क्योंकि सन के पास है, तो थोड़ा सा वैसे लगा सकते थे। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर का क्या काम होता है? इक्वेटर इट इज ऑलवेज एंगल होता है, या ये डिवाइड करता है अर्थ को नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर के अंदर, या एक ऐसा प्लेन होता है जो सेंटर ऑफ अर्थ से पास कर रहा है, या कोई ऐसा होता है कि जो लैंड की डिस्टेंस मेजर करने के काम में आता है। बताइए, इक्वेटर क्या होता है, बताइए। और ये देखो, प्रैक्टिस सेट है, यहाँ पे मैं इन क्वेश्चन को डिफाइन करते चलूंगा, इस टॉपिक को डिफाइन नहीं करूंगा। इस टॉपिक को डिफाइन करना है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर और क्वेश्चन रख लूंगा, तो उसके जो प्रीवियस ईयर होंगे वो आप सभी लोगों को कवर हो जाएंगे, उसमें पूरा टॉपिक ही कवर हो जाएगा। ठीक है, देखो, इक्वेटर का मतलब है कि जो आप लोगों का इस तरीके से जो 0 डिग्री से जो निकलता है ना, इस तरीके से, वो नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर को जो है मतलब दो भागों में बांट डिवाइड करता है अर्थ को, नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर से। फोर्थ की बात करते हैं, नेबुला। नेबुला क्या चीज़ होती है? ये एक एस्टेरॉयड बेल्ट होती है, एक ब्लैक होल होता है, या फिर एक ऐसा क्लाउड होता है जो डस्ट एंड गैस से मिलकर बना होता है, या फिर एक स्टार होता है, एक्सप्लोडिंग स्टार होता है। नेबुला के बारे में बताइए, बताइए, बताइए जी, नेबुला क्या होता है? देखो, नेबुला एक तरह का एक क्लाउड होता है। किससे बना होता है? डस्ट एंड गैसेस से मिलकर के बना होता है नेबुला। वही मैं एस्टेरॉयड बेल्ट की बात करता हूँ, तो आपके जो ये सोलर सिस्टम है, इसमें दो हैं बेल्ट। एक तो आप लोगों की एस्टेरॉयड बेल्ट होती है, एक आप लोगों की क्यूपर बेल्ट होती है। ठीक है, पढ़ी है ये आप लोगों ने। वहीं नेबुला से संबंधित आप लोगों की दो थ्योरी भी हैं। एक तो इम्यूनल कांत ने दी थी, इम्यूनल कांत ने दी थी। ठीक है, और एक दी थी आप लोगों की लैपलेस ने। ठीक है, ये 1755 में दी थी इम्यूनल कांत ने, और लैपलेस की बताइए कब दी थी इन्होंने। चलिए आगे बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास आता है, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स की आप लोगों को लगभग उम्र बतानी है, एज बतानी है, कितनी होती है, बताइए। बिग बैंग थ्योरी,
बताइए। 4.6 बिलियन होती है, 165 साल होती है, 13.8 बिलियन होती है, 88 डेज होती है। देखो तो ऑप्शन ही मैंने ऐसे डाले हैं कि अब मतलब आप कर ही लोगे। बताइए। ये तो दो ऑप्शन तो हटाए दो, 165 साल तो किसी भी यूनिवर्स की एज होगी नहीं। बताइए, नहीं तो यूनिवर्स तो अब तक कई बार बन चुका होता। तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर सी ही आप लोगों को सही रहेगा, 13.8 बिलियन ईयर्स। ठीक है। अर्थ की बताइए, अर्थ की क्या एज होती है? ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अर्थ की एज क्या होती है। बाकी लैपलेस वाला मैंने आप लोगों से दो क्वेश्चन पूछे हैं अभी तक, वो बताइएगा। आगे बात करते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर द सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो नॉन एज। बताइए, हमने तीन सेक्टर पढ़े हैं। एक तो आप लोगों का प्राइमरी सेक्टर होता है, एक आप लोगों का सेकेंडरी सेक्टर होता है, एक आप लोगों का टर्शियरी सेक्टर होता है। देखो प्राइमरी क्या करता है, प्राइमरी एक तरीके से मतलब एक स्टोन होता है, एक तरीके से बेस स्टोन हम इसको बोल सकते हैं। और जो आपका सेकेंडरी होता है वो एक तरीके से प्रोसेस करता है, जो टर्शरी होता है ये आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब बताइए इसमें क्या होगा। आप लोगों को बताने, रेड कॉलर, ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर या ग्रीन कॉलर। तो जो सेकेंडरी सेक्टर की जो जॉब्स होती हैं, रेड कॉलर होती हैं, ब्लू कॉलर होती हैं, वाइट कॉलर होती हैं, या फिर आपकी ग्रीन कॉलर होती हैं। बताइए। देखो जो आप लोगों का सेकेंडरी जो सेक्टर होता है ये आप लोगों की ब्लू कॉलर वाली जॉब्स होती हैं, रेड कॉलर वाली आप लोगों की प्राइमरी वाली होती हैं, और जो आप लोगों की वाइट कॉलर वाली होती हैं ये आप लोगों की टर्शरी वाली होती हैं। देखो कहने का मतलब ये कि प्राइमरी सबसे ज़्यादा काम करता है, उससे कम काम करता है सेकेंडरी, उससे कम काम करते हैं टर्शरी वाला। यानी अगर अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो फिर इसका उल्टा हो जाएगा, प्रॉफिट सबसे ज़्यादा टर्शरी वाले उठाते हैं, फिर आप लोगों के सेकेंडरी वाले, फिर आप लोगों के प्राइमरी वाले। ठीक है जी। सेवंथ क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्टिविटी इन द टर्शरी सेक्टर। बताइए इसमें से कौन सा काम होता है टर्शरी सेक्टर में। फार्मिंग होती है टर्शरी सेक्टर में, माइनिंग होती है टर्शरी सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग होती है टर्शरी सेक्टर में, या बैंकिंग होती है टर्शरी सेक्टर में। देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया था टर्शरी सेक्टर क्या करता है, अभी बताया था ना। देखो एवरेज हमारा कितना अच्छा चल रहा है, 7 मिनट में 7 सवाल कितना अच्छा एवरेज निकाल रहे हैं हम लोग। बताइए। देखो टर्शरी सेक्टर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि टर्शरी सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब फार्मिंग तो कोई सर्विस देगा नहीं, फार्मिंग तो मतलब मटेरियल देते हैं। ठीक है। माइनिंग भी वही है। मैन्युफैक्चरिंग एक तरीके से सेकेंडरी में आप इसको डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोसेस होती है, माल आया, प्रोसेस हुआ, फिर टर्शरी का काम उसको प्रोवाइड करना होता है एक तरीके से। ठीक है। तो सर्विस आप लोगों को कौन देता है, बैंकिंग ही देगा सर्विस। बैंक की तो सर्विस देगा ना, तो टर्शरी सेक्टर के अंदर हम लोग बैंकिंग को डालेंगे। चलिए जी, आठवें क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑस्मोसिस की बात करते हैं। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, या हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। बताइए। देखो इसमें ऑप्शन जो है ना ये दोनों सेम हो गए, और ये भी सेम ही हो गए। ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग इसको करिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड ही ऑप्शन है, इनको मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से। बताइए जी। ऑस्मोसिस में जो प्रोसेस होती है वो हाई टू लो होती है, लो टू हाई होती है। देखो अगर इसमें मेंशन होता सोल्यूट, तो सोल्यूट के केस में तो होती है लो टू हाई, वरना जनरली आप लोगों की हाई टू लो ही होती है। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर होगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। चलिए जी, आगे बात करते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है कि जो प्लांट सेल होती हैं जो स्वेलअप हो जाती हैं वो क्यों हो जाती हैं, प्लाज्मोलाइसिस की वजह से, हाइपरटोनिक की वजह से, आइसोटोनिक की वजह से, या साइटोलाइसिस के होने से। बताइए। प्लांट सेल स्वेलअप क्यों हो जाती हैं, अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था आप लोगों को ऑस्मोसिस, तो सेम वही कॉन्सेप्ट लगना है, सेम वही कॉन्सेप्ट लगना है। अगर हाई टू लो जाएगी, अगर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगी तो कंडीशन कुछ और होगी, वहीं लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के अंदर जाएगी तो कंडीशन कुछ और होगी। ठीक है। अब यहाँ पर स्वेलअप की बात हो रही है, स्वेलअप, तो स्वेलिंग कब आएगी, जब कोई चीज़ बाहर से अंदर आएगी। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, साइटोलोसिस। ठीक है। आगे बात करते हैं, टेंथ क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड के बारे में बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉलिड क्या होते हैं, जिनकी फिक्स्ड शेप होती है या नो फिक्स वॉल्यूम, या जिसकी शेप भी फिक्स होती है वॉल्यूम भी फिक्स होता है, या तीसरा जिसकी शेप जो है फिक्स नहीं होती बाकी वॉल्यूम इसका फिक्स होता है, या कोई ऐसा जिसकी ना तो शेप ही फिक्स होती है ना ही उसका वॉल्यूम ही फिक्स होता है। इसमें बताइए सॉलिड किसको बोलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग बता देंगे भाई सॉलिड तो सॉलिड ही चीज़ होती है। ठीक है।
तो इनका शेप भी फिक्स होती है, इनका वॉल्यूम भी जो है फिक्स होता है, क्योंकि सॉलिड है ना, उसमें कुछ चेंजेस आप लोग नहीं कर पाएंगे बिना किसी प्रोसेस के। देखो 11th क्वेश्चन हमारे पास आता है कि एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के अंदर, वो इनमें से किस चीज़ के लिए मिला था? बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। बताइए, रिलेटिविटी थ्योरी के लिए मिला था, क्वांटम थ्योरी के लिए मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था, या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मिला था? ठीक है, ये दोनों ऑप्शन एक ही है, इसको एक को हटा दो, ये तीन ही ऑप्शन है आप लोगों के पास। क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? बताइए। देखो आप लोगों ने एक स्टेट पढ़ा होगा, मैटर का आप लोगों ने एक स्टेट पढ़ा होगा, बोसॉन्स। ठीक है, ये पढ़ा है। ये आप लोगों के दो साइंटिस्ट इसमें लगे थे, एक तो हमारे सत्येंद्र नाथ बोस लगे थे, और एक ये लगे थे आइंस्टीन, इसीलिए इसका नाम पड़ा था बोस आइंस्टीन। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन, तभी इसका नाम पड़ा था। बताइए अब क्या होगा? तो सही ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। 12th की बात करते हैं, वेरी सिंपल है, फोक डांस बताने, महाराष्ट्र का क्या होगा? लावनी होगा, कालबेलिया होगा, गरबा होगा, बिहू होगा? बताइए, ऑप्शन एलिमिनेट करो, बताइए महाराष्ट्र का क्या होगा? देखो महाराष्ट्र का जो नया जो न्यू ईयर जो फेस्टिवल होता है वो क्या होता है? गुड़ी पड़वा। सुना है आप लोगों ने इसका नाम? महाराष्ट्र का होता है फेस्टिवल। ठीक है, एक ढंगारी गाजा भी वही होता है, वहीं पे मनाया जाता है उसको भी। तो बिहू तो हटा दो, असम का है, गरबा भी हटा दो, गुजरात का है, कालबेली आप सभी लोग जानते हैं, तो सही ऑप्शन इसका लावनी होगा। 13th क्वेश्चन की बात करते हैं, कथकली के अंदर कौन सा कलर रिप्रेजेंट करता है विलेन को? विलेन को कौन रिप्रेजेंट करता है? ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है, रेड कलर रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करता है, व्हाइट कलर रिप्रेजेंट करता है? देखो कथकली के अंदर 5 वेशम होते हैं, एक तरीके से 5 फॉर्म इसको बोल सकते हैं, 5 वेशम इसके अंदर होते हैं कथकली के अंदर। बताइए, मतलब इसको इसका आंसर बताइए, बताइए। देखो कथकली डांस के अंदर जो विलेन को जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है रेड कलर। ठीक है, और 5 वेशम में एक आप लोगों ने पढ़ा होगा मिनुक्कू। मिनुक्कू, मिनुक्कू का मतलब होता है रेडियंस। ये 5 वेशम जो होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। मिनुक्कू आप लोगों ने पढ़ा होगा, रेडियंस होता है। ठीक है, एक आप लोगों का होता है करी, करी करके होता है, ये आप लोगों का ब्लैक, अंधकार को दिखाता है। ठीक है, आप लोगों का एक थाड़ी होता है, थाड़ी। ठीक है, तो 5 वेशम इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट किसी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन रख लेंगे तो उसको भी मैं कवर करा दूंगा। 14th क्वेश्चन हमारे पास आता है योनेक्स। योनेक्स आप लोगों ने सुना है? योनेक्स, रोलेक्स नहीं, योनेक्स, योनेक्स। योनेक्स किस स्पोर्ट्स से संबंधित है? बैडमिंटन से, हॉकी से, फुटबॉल से, या फिर टेनिस से? बताइए जी, योनेक्स किससे संबंधित है? देखो सैयद मोदी जो ट्रॉफी है वो जिससे संबंधित है उसी से योनेक्स संबंधित है। महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह कब जिससे संबंधित है उसी से योनेक्स कब संबंधित है? अब बताइए, बताइए जी, योनेक्स कब किससे संबंधित है? याद आया कुछ? देखो योनेक्स कप जो है आप लोगों का, ये आप लोगों का बैडमिंटन से संबंधित है। योनेक्स कप जो है आप लोगों का बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन। उड़ीसा का बताइए जी, उड़ीसा का फोक डांस इसमें से क्या है? मोड़ से है, गिड्डा है, छऊ है, बीहू है? बताइए, बताइए जी, फोक डांस इसमें क्या है उड़ीसा का? देखो इसको एक तरीके से फोक डांस नहीं होता ये। ठीक है, वो मैं आप लोगों को जब इसका आंसर बताऊंगा तब बताऊंगा। आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा डांस है, डांस फॉर्म यहाँ पे लिख लो सिंपली, कौन सी डांस फॉर्म उड़ीसा से संबंधित है? ठीक है, बताइए। देखो मोड से तो हटा दो, मोड से तो गोवा से है, गिड्डा भी हटा दो, आप सभी लोग जानते हैं, बिहू अभी मैं ऊपर आप लोगों को बता गया था, बचा छाऊ। देखो छाऊ जो होता है ना, इसको हम सेमी क्लासिकल डांस मानते हैं एक तरीके से, सेमी क्लासिकल डांस एक तरीके से हम इसको मानते हैं, थोड़ा ईस्टर्न साइड भी इसका प्रभाव सा रहता है। वो जो छाऊ होता है ये आप लोगों को 3 जगह मनाया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें एक तो आप लोगों का झारखंड आ जाता है, एक आप लोगों का पश्चिम बंगाल आ जाता है, और एक आप लोगों का उड़ीसा आ जाता है। झारखंड के अंदर हम इसको सरायकेला के नाम से जानते हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर हम इसको पुरुलिया से जानते हैं, उड़ीसा के अंदर हम इसको किससे जानते हैं? मयूरभंज से, मयूरभंज से जानते हैं। ठीक है जी, तो सही जवाब इसमें आप लोगों का होगा छऊ।
ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास आता है कि इनमें से कौन सी क्लासिकल डांस फॉर्म है केरला से? भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, कथकली है, उड़ीसा से है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि दो चार क्वेश्चन इसमें थोड़े से मॉडरेट टू टफर साइड है, बाकी तो सब आसान ही है। एक क्वेश्चन तो इसमें इतना ईजी है ना, उसको तो आप लोग, उसमें तो ऑप्शन मैंने डाले ही नहीं है, ठीक है, तो उसको तो आप लोग बिना ऑप्शन के ही कर डालेंगे ही। सबसे लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए रखा है वो क्वेश्चन। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म फ्रॉम केरला? तो केरला से तो एक ही है, कथकली। कली केरला, कली केरला, यहाँ से रिलेट किया करो, कली केरला। दो चार बार अगर आप लोग किसी चीज़ को प्रोनाउंस करते हैं ना तो अपने आप आंसर बताना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। बट शर्त, वो शर्त, शर्ट कह रहा हूँ, शर्त वही है कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ा हो। देखो, भरतनाट्यम आप सभी लोग जानते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं कहाँ से क्या है, तो ज़्यादा हम इस पर टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। 17 क्वेश्चन की बात करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक किसको जाना जाता है? जेके रोलिंग, एडम स्मिथ, जेएम कीन्स या डेविड रिकार्डो? बताइए, बताइए जी। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो है, मैक्रो नहीं है, ठीक है, माइक्रो है, ध्यान रखिएगा। देखो, ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। जेके रोलिंग आप सभी लोग जानते हैं, हैरी पॉटर किस किसने देखी है? हैरी पुत्र नहीं, हैरी पॉटर, ठीक है। एडम स्मिथ या जेएम कीन्स या डेविड रिकार्डो? तो जेएम कीन्स को भी इसमें से हटा दीजिए, क्योंकि जो जेएम कीन्स हैं ये आप लोगों के मैक्रो वाले हैं, मैक्रो बड़े लेवल पे इन्होंने डील करी थी, ना कि माइक्रो पे। अब बताइए, आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक तो ऑप्शन नंबर सेकंड, एक ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो सही जवाब इसमें होगा आप लोगों का एडम स्मिथ। क्या होगा जी? एडम स्मिथ, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक एडम स्मिथ हैं, वहीं यदि मैक्रो की बात करते हो वो आप लोगों के जेएम कीन्स हैं, ठीक है। तो यदि आप लोगों का इकोनॉमिक्स में भी कोई एक क्वेश्चन बचता बनता है कि जो डिमांड एंड जो सप्लाई है, डिमांड एंड सप्लाई किसके अंतर्गत आती है? डिमांड एंड सप्लाई जो आप लोगों की होती है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती हैं। वहीं यदि हम बड़े मुद्दे जैसे कि नेशनल इनकम वगैरह हो जाती है तो वो आप लोगों की मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। क्लियर हुई बातें? चलिए जी, आगे बात करते हैं। 18th क्वेश्चन, द लोधी डायनेस्टी रूल्ड ड्यूरिंग विच पीरियड? बताइए, 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1414 या 1451 से 1526? लोधी डायनेस्टी, देखो आप सभी लोग जानते हैं सबसे पहले क्या आया था? स्लेव, स्लेव डायनेस्टी आई थी। फिर उसके बाद बताइए, उसके बाद क्या आया था स्लेव के बाद? खिलजी, स्लेव के बाद आया था खिलजी, फिर आया था तुगलक आया था, फिर आप लोगों की सैयद आई थी, फिर आप लोगों की लास्ट में आई थी लोधी। और 1206 से इनका पूरा टाइम पीरियड एक तरीके से स्टार्ट हो गया था, 1206 से 1290, फिर ये, ठीक है। तो पहले ये आप लोगों का स्लेव आया था, स्लेव के बाद खिलजी आया था, खिलजी के बाद तुगलक आया था, देन लास्ट में आप लोगों की लोधी डायनेस्टी आई थी, लोधी डायनेस्टी, ठीक है। फिर इब्राहिम लोधी को हरा के फिर बाबर आ गया था, फिर बाबर की बाद ही पूरी अलग चीज़ें चली थी, ठीक है। सिकंदर लोधी आप सभी लोग जानते हैं कि आगरा की स्थापना करी थी। 19 क्वेश्चन की बात करते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन था? देखो, ऊपरी क्वेश्चन में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, चलो पहले आप लोग बताओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, भी मैंने ऊपर क्वेश्चन आप लोगों को बताया था। हाँ, दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का फाउंडर वही है, मैंने आप लोगों को बताया था ना भी ऊपर, स्लेव डायनेस्टी आई थी, फिर खिलजी आई थी, फिर ये आई थी, फिर ये आई थी। तो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आई थी, तो जो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था वही आप लोगों का दिल्ली सल्तनत का फाउंडर था। तो स्लेव डायनेस्टी का कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग किस नाम से जानते हैं? लाख बख्श के नाम से, लाख बख्श के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी था, खिलजी वंश में, उसको हम अली गुरशब के नाम से जानते थे, ठीक है। फिर इल्तुतमिश आप लोगों को कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आया था। फिर इसके बाद आप लोगों का रजिया सुल्ताना आई थी, रजिया सुल्तानी ग्रुप ऑफ 40 से संबंधित है, ठीक है। ये सारी चीज़ याद रखा करो। 1240 में इसको फांसी की सज़ा दी गई थी, कहाँ? हरियाणा के अंदर, ठीक है। खोखर ट्राइब थी, उसमें कॉन्स्पिरेसी के केस में इसको पकड़ा गया था। तो ये सारी चीज़ें, अल्तुनिया की जेल में रही थी, वहीं पे इनके कुछ प्रेम प्रसंग चलने लगे थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, रख लेंगे इनमें कोई क्वेश्चन नेक्स्ट किसी वीडियो में। ऑथर बताना है, हस्ट बीस्ट का जो ऑथर है वो कौन है? अलबरूनी है, इब्न बतूता है, अमीर खुसरो है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, ये थोड़ा देखो हटके क्वेश्चन है, बताइए कौन है? कर दोगे आप सभी लोग? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि अमीर खुसरो जो है किसके शासनकाल में आया था।
और बाकी सिकंदर सानी किसने उपाधि दी थी, किसको दी थी? ठीक है, बताना है आप लोगों को कमेंट करके। टूतिए हिंद इसको बोला जाता था, ठीक है ना। चलिए 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रोंज एक एलॉय होता है, किसका बना होता है? कॉपर और टिन का बना होता है, या गोल्ड या आयरन का बना होता है, या कॉपर एंड ब्रास का बना होता है, फिर आयरन एंड मरकरी का बना होता है ब्रोंज? बताइए। और एलॉय जो है ना डीएसएसबी के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। ये ज़्यादा पूछा गया था तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए रख लिया। देखो इसमें सिंपल से याद रखो, BCT। BCT ये 3 अक्षर से याद रखने, BCT। ब्रोंज का क्या है? कॉपर टिन। सिंपल, BCT। तो ये देखो फर्स्ट ही ऑप्शन है, कॉपर एंड टिन। 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं। हु इंट्रोड्यूस डबल डोम स्ट्रक्चर इन इंडिया? डबल डोम स्ट्रक्चर इन इंडिया की बात कर रहा है तो स्लेव ने करा था, खिलजी ने करा था, तुगलक ने करा था, लोधी डायनेस्टी ने किया था। बताइए जी, डबल डोम स्ट्रक्चर की बातें यहाँ पर हो रही हैं। बताइए डबल डोम स्ट्रक्चर। देखो आप लोगों ने एक पढ़ा होगा मौत की मस्जिद, ये डबल डोम ही है। मौत की जो मस्जिद है, ये मौत की जो मस्जिद है ना, ये आप लोगों के डबल डोम आर्किटेक्चर पर आधारित है। अब बताइए किसके शासनकाल में बनी थी या जिसने बनवाई थी, आप सभी लोग उसको जानते ही हैं। तो सही जवाब इसमें होगा, बता दूं? हाँ जी, या कमेंट करेंगे आप लोग? चलो छोड़ो, लोधी डायनेस्टी, ठीक है। बात करते हैं 23rd क्वेश्चन हमारे पास आता है। द प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक्स मेनली इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी? देखो अभी ऊपर बताया था, मैन्युफैक्चरिंग करने का काम होता है, या ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है, या एग्रीकल्चर करने का काम होता है, सर्विसेज का काम होता है? बताइए प्राइमरी सेक्टर। देखो प्राइमरी सेक्टर का काम होता है भाई चीज़ों को बनाना एक तरीके से, है ना, प्रोसेस करवाना नहीं। रो जो बिल्कुल मतलब जो रो चीज़ होती है वो प्राइमरी होती है, रो। तो सही जवाब आप लोगों का होगा मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं होगी। ट्रांसपोर्ट भी हटा दो, सर्विसेज आप लोगों के टर्शियरी सेक्टर के अंदर आती है, तो सही ऑप्शन आपका होगा एग्रीकल्चर सेक्टर। यही आप लोगों का सबसे ज़्यादा काम भी करता है और इसी को सबसे ज़्यादा जीडीपी में यही सबसे ज़्यादा जीडीपी में इन्वॉल्वमेंट नहीं करता, ठीक है। 24th क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द LFPR? LFPR बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, मतलब काम एक तरीके से सबसे कम कौन करता है? टर्शियरी सेक्टर की बात हो रही है ना, टर्शियरी सेक्टर सबसे कम काम करेगा, 21.1% करेगा। लेकिन जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन करेगा वो सबसे ज़्यादा करेगा, जो कि करता है 54%, ठीक है। और वहीं लेबर लेबर जो ये क्या है, लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेशन रेट है, ये 54.6% करता है। कौन? प्राइमरी सेक्टर वाला। सबसे काम ज़्यादा लेते हैं प्राइमरी सेक्टर से, और सबसे ज़्यादा जो मज़े करता है, प्रॉफिट जो कमाता है वो टर्शियरी सेक्टर कमाता है। ये आप सभी लोग जानते हैं। इस पर बात करूंगा तो ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी, मुद्दा ज़्यादा गंभीर हो जाएगा कहीं, और ये वीडियो चली जाएगी। मोदी जी ना देख लें इस वीडियो को कि ऐसी बातें कर रहे हैं। चलिए 25वां क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है, इसके लिए ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है इसका आंसर। मुझे पता है आप लोग क्या देंगे, ठीक है। डिड यू लाइक द वीडियो? आपके पास एक ही ऑप्शन, चलो दे दूँ। क्या लिखूँ, मतलब बहुत बढ़िया, शानदार, मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो यही तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो जैसे कि मैंने आप लोग बताया था कि ज़्यादा टारगेट नहीं, हम बस 100 व्यूज़ का टारगेट रखते हैं, व्यूज़। अब आप लोग बोलेंगे कि व्यूज़ के लिए बना रहे हो, व्यूज़ के लिए कर रहे हो, हैं, मतलब सारी बातें आप लोगों को बता दूं। तो 100 व्यूज़ का हम लोग टारगेट रखते हैं। चलो 5-10 लाइक भी मान लेते हैं, चलो 10 लाइक मान लेते हैं, ठीक है। शुरू शुरू की बात है तो थोड़ा कम में ही काम चला लेंगे। 10 लाइक और 100 व्यूज़ आप लोगों को करने हैं। जैसे ये कंप्लीट हो जाएंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तुरंत से आप लोगों के टेबल पर तैयार। लेकिन फिलहाल के लिए आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी होगी, ठीक है, शेयर वगैरह करना होगा, और फिर मिलते हैं। चलिए, धन्यवाद।